हेलो, नमस्ते सर। सर, आज हम प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली समस्याओं के बारे में आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि सर इसमें जच्चा और बच्चा दोनों को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जिससे फैमिली में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसमें ऐसा क्या करें और क्या ना करें जिससे मतलब समस्याओं का हमें सामना ना करना पड़े, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। सर, इस पर कुछ बताइए। आ, बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत सीरियस टॉपिक है मनीष जी। देखिए, यूजुअली जब हम किसी बीमारी की बात करते हैं तो कोई एडल्ट होता है या कोई बच्चा होता है, मतलब कोई इंडिविजुअल उस बीमारी से ग्रसित होता है। लेकिन यहाँ जो समस्या है वो एक नहीं दो पेशेंट होते हैं, एक बच्चा और एक उसकी माँ। और मैं तो ये कहूँगा कि पूरी फैमिली ही उससे अफेक्टेड हो जाती है, पूरी फैमिली प्रभावित होती है उससे। तो जो ज़रूरी काम है वो भी हम लोग नहीं करते हैं। कई बार हम लोग इस चीज़ों को इग्नोर भी करते हैं। थोड़ी अवेयरनेस की भी कमी है, थोड़ी हम लोग के अंदर नेग्लिजेंसी भी होती है। इस वजह से मैं तो जो प्रेगनेंसी के दौरान जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, जो जांच होती है, कब क्यों कैसे करानी चाहिए, उस सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं कुछ डेटा देके, तथ्य देके बताना चाहता हूँ कितनी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, एक प्रेग्नेंट जो फीमेल है देश में, वो 51% उनमें से लोग ही हैं ना जो अपनी प्रेगनेंसी रिलेटेड जाके डॉक्टर से सलाह लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ये देखिए कि 66% 66% ही औरतें ऐसी हैं जो पहले महीने में जाके इलाज अपना जाके सहायता लेती हैं, मेडिकल सहायता लेती हैं। उनमें से भी 78% 78% महिलाओं को आयरन, फॉलिक एसिड, इन चीज़ों की जरूरत होती है क्योंकि उनको अनीमिया होता है। और 78% आज के डेट में भी जो डिलीवरी होती है वो हॉस्पिटल्स में ना होके कहीं दूसरे सेटअप में होती है। तो इन चीज़ों की वजह से जो परेशानियां होती हैं उसको ही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा, मैं इसको डिस्कस करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि क्यों जरूरी है ये जो हम बात कर रहे हैं कि एंटीनेटल केयर, प्रेगनेंसी के दौरान जो भी सब जांच है या फिर जो भी सलाह है वो क्यों जरूरी है, सहायता क्यों जरूरी है। तो उसके लिए तो सबसे पहली बात है कि आपका बच्चा जब भी स्टार्ट हुआ है बनना तो उसकी एक उम्र कितनी है, जल्दी से जल्दी वो पता लगाना जरूरी होता है। क्योंकि कुछ बीमारियां कुछ एक मंथ, कुछ एक महीने, कुछ एक हफ्ते तक ही रहती हैं। हर हफ्ते में, हर महीने में अलग अलग बीमारियां होती हैं। हर महीने में उसके उपचार अलग हैं, हर महीने में दवाइयां अलग हैं, हर महीने में जो माताओं को टीके मिलते हैं वो अलग है। तो इसलिए बच्चे की उम्र पता करना बहुत जरूरी होता है। और जो उम्र बच्चे की 13 हफ्ते से पहले पता चले, 13 हफ्ते प्रेगनेंसी के अंदर पता चले, वो सबसे सही उम्र पता चलती है। बाद में आप 5 या 6 महीने या 7 महीने पे जब आप उम्र पता करने जाते हैं तो एग्जैक्ट आपको नहीं पता चलता है उससे। और दूसरी बात, इससे हम लोग को पता भी चलता है कि हमारी डिलीवरी का डेट क्या होगा, एक अंदाजा तो लग जाता है कम से कम। उसके बाद क्यों जरूरी है भाई, कॉम्प्लिकेशंस कितनी सारी होती हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उससे हम पहले से पता कर सकते हैं। जरूरत पड़ी तो उसको ट्रीटमेंट करके उसको सही कर सकते हैं। डिलीवरी के दौरान कितनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कभी पता चलता है कि बच्चे का कॉर्ड फंसा हुआ है, बच्चे की नाड़ी फंसी हुई है, कभी पता चलता है कि बच्चा नीचे आया हुआ है, कभी पता चलता है बच्चा उल्टा है। ये सब तो जांच के बाद ही पता चलेगा, तो इसलिए भी जरूरी है। चौथी बात इसमें कि गर्भावस्था के दौरान क्योंकि 2 जान है, तो जो एक्चुअल मदर उस टाइम खाना खाती है वो नॉर्मल लोगों से ज़्यादा उसके न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। उसको विटामिन ज़्यादा चाहिए, उसको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, उसको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए, सब कुछ ज़्यादा चाहिए। तो वो बताने के लिए हम लोग को एंटीनेटल केयर की जरूरत है। फिर उसके बाद डिलीवरी सही तरीके से हो सके उसके लिए चाहिए। गवर्नमेंट्स की बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट हेल्प देती है प्रेग्नेंट महिलाओं को, उसके लिए ज़रूरी है। तो ये कुछ बातें हैं कि एएनसी ज़रूरी क्यों है। बाकी इसके बारे में हम डिटेल में तो अभी बात करेंगे ही। तो पहले बात करते हैं ना कि सबसे, उसको जो बोलते हैं ना कि सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, एलिफेंट इन द रूम वाली बात, तो वो है कि हमें जांच कब करानी चाहिए। तो पहली जांच तो जैसे ही आपको लगे कि आप प्रेग्नेंट हैं, कैसा लगेगा, वो हो सकता है कि आपका पीरियड मिस हो, वो हो सकता है कि आपको और सिम्टम्स आ रहे हो। तो कभी भी आपको ऐसा लगे, या हो सकता है बहुत लोग जो बेबी प्लान करते हैं, बच्चे की प्रेगनेंसी प्लानिंग करते हैं, वो हो सकता है कि प्रेगनेंसी किट से टेस्ट करें। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आप प्रेग्नेंट हैं, जाके किसी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और अपनी फर्स्ट
जो ANC है, पहली जो एंटीनेटल केयर है वो कराएं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि फिर कैसे। तो देखिए गाँवों में तो हम लोग बात करते हैं कि कम से कम 4 तो करानी है। वैसे तो WHO कहता है कि 8 मिनिमम करानी है। और मेरी सलाह मानिएगा तो मेरा कहना है कि ANC आप ऐसे कराइए। मैं दोनों तीनों चीज़ें बता देता हूँ। अगर बहुत ही जो दूर सेटअप में रहते हैं, जिनके पास हॉस्पिटल का एक्सेस नहीं है, तो वो पहली प्रेगनेंसी के टाइम पे जब उनको डाउट हुआ तब कराया उन्होंने। फिर हर 3 महीने पे एक बार जाके कराएं। ये एक मिनिमम है, हर 3 महीने, मतलब 1 से 3 महीने के बीच में एक, 3 से 6 महीने के बीच में एक, और 7 से 8 महीने के बीच में एक, और 9वें महीने में एक। तो ये 4 कराएं। WHO का कहना है कि हर महीने में एक कराएं, हर महीने में एक कराएं, और 9वें महीने में 2 कराएं ये। लेकिन मेरा कहना है कि पहले 3 महीने में 3, दूसरे 3 महीने में 3, 6, और 7वें से 9वें महीने में हर 15 दिन पे एक बार, और 9वें महीने में हर हफ्ते में एक बार। मेरी सलाह मानेगा तो मैं इतने 13 विजिट कम से कम गायनिक के आपको रिकमेंड करूंगा, आपको बोलूंगा करना चाहिए आपको, जो भी अगर आपको पॉसिबल है तो। ये बात आ गई। लेकिन इसमें भी एक बात है, लगभग 62% लोग पहली बार दिखाने के बाद से नहीं जाते हैं डॉक्टर के पास। ये एक बहुत बड़ा कंसर्निंग फिगर है। दूसरी बात करें कि अच्छा ठीक है ANC कराते हैं, तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं। तो पहली बात तो अनीमिया, कितना कॉमन है अनीमिया, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी अनीमिया, मतलब खान पान की कमी से जो होता है। मैंने पहले हमारी वीडियो सेक्शंस में अनीमिया पे हमने विस्तार में चर्चा भी की हुई है। तो अनीमिया क्या करता है बॉडी को? अनीमिया आपको कमज़ोर बनाएगा, बच्चे को कमज़ोर बनाएगा, बच्चा का प्रीमैच्योर डिलीवरी होगा, मतलब बच्चा जो उसका जो ड्यूरेशन है उससे पहले ही पैदा हो सकता है, बच्चा कमज़ोर हो सकता है, बच्चे का दिमाग कमज़ोर हो सकता है। अनीमिया इतनी परेशानियां कर सकता है। साथ में महिलाओं की बात करें तो मदर को ज़्यादा खून का लॉस हो सकता है। वो जो नॉर्मल डिलीवरी है उसको सीजेरियन मतलब ऑपरेशन से करना पड़ सकता है। ऑपरेशन के बाद भी परेशानियां आ सकती है रिकवरी के दौरान। इतनी चीज़ें दिक्कतें कर सकता है अनीमिया। एक सिंपल सी आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट से इसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन अवेयरनेस की कमी से हम लोग नहीं करते हैं। तो अनीमिया पहली बात हो गई। प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़, देखिए यूजुअली जो प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं, महिलाएं होती हैं, माताएं होती हैं, उनको डायबिटीज़ नहीं होता है। लेकिन कई बार प्रेगनेंसी जब होती है तो उसके 20 हफ्ते के आसपास या उसके बाद ये शुगर की दिक्कत हो सकती है माताओं को। इसकी भी जांच होगी। जांच के बाद जो जरूरी दवाइयाँ होंगी, मोस्ट ऑफली इंसुलिन वगैरह दिया जाएगा आपको। अगर वो ठीक नहीं करेंगे आप तो बच्चे पोस्ट टर्म बेबी हो सकते हैं, बड़े बच्चे पैदा हो सकते हैं, वेट्स हायर बर्थ वेट हो सकता है। जो 4.5, 5 किलो के बच्चे जो डायबिटीज मदर के होते हैं उनसे पैदा होते हैं। तो इसलिए डायबिटीज की जरूरत है। तीसरी बात हाइपोथायरॉयडिज्म, जो थायराइड की दिक्कत होती है प्रेगनेंसी के दौरान। थायराइड जो बनता है उसकी डिमांड बढ़ जाती है और कई बार बॉडी उसको नहीं दे पाती है महिलाओं की। इसकी वजह से थायराइड की कमी होती है। थायराइड की कमी से कितना इफेक्ट होता है प्रेगनेंसी के दौरान? जो बच्चे के डेवलपमेंट होता है उसमें दिक्कत हो सकती है, उसके दिमाग में दिक्कत हो सकती है, बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, दिमागी रूप से कमजोर हो सकता है वो बच्चा। चौथी बात हाई ब्लड प्रेशर, बीपी की दिक्कत हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान। ये मैं सारी दिक्कतें वो बता रहा हूँ जो उस एज में महिलाओं को नहीं होती हैं यूजुअली, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान हो सकती हैं। इसलिए ज़्यादा अवेयरनेस है। कोई बोल देगा कि अरे शुगर कैसे हो जाएगा 25 साल 30 साल की लड़की को, कोई बोल देगा बीपी कैसे हो सकता है। नहीं होता है यूजुअली, मैं मानता हूँ, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान क्योंकि बॉडी में इतने सारे चेंजेस होते हैं, ये चीज़ें होने का रिस्क बढ़ जाता है। बीपी की दिक्कत हुई, बीपी की दिक्कत अगर लास्ट में 6, 7वें से 9वें महीने के बीच में होती है तो हम लोग प्री एक्लेम्सिया बोलते हैं उसको। एक बीमारी होती है जिसमें किडनी फेलियर हो सकता है, लिवर फेलियर हो सकता है। इवन एक्लेम्सिया होता है तो दौरे पड़ सकते हैं, चमकी हो सकती है महिलाओं को, बच्चे का लॉस हो सकता है, इतनी परेशानियां हो सकती हैं। उसके बाद से कुछ इन्फेक्शन है जिसको हम लोग टॉर्च इन्फेक्शन बोलते हैं। टॉर्च साइटोमेगालोवायरस का इन्फेक्शन, हर्पिस का वायरस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ये सब जब इन्फेक्शन होंगे तो बच्चे का लॉस हो जाता है। पहले ट्राइमेस्टर में ही बच्चे का
लॉस हो जाएगा, बच्चा गिर जाएगा। तो इससे बचने के लिए कुछ जेनेटिक बीमारियां हैं जो या तो फैमिली से आ रही हो या फिर जीन के लेवल पे दिक्कत हो, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, टे-सेक्स हो गया, इतने कॉमन है ये भी जेनेटिक बीमारी, ये पता चलती हैं तो आगे हम स्टेप ले सकते हैं। या फिर बच्चे का अगर जरूरत पड़ा कि और बीमारी ठीक नहीं हो सकती, उसका अबॉर्शन भी कर सकते हैं। इतनी सारी दिक्कतों के बाद भी अगर हम सोचें कि अगर ANC नहीं कराएंगे, चेकअप नहीं कराएंगे, तो हम कितना परेशान हो सकते हैं। दूसरी इसमें आगे बात करें कि कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि सर ये मेरे को कोई लेवल 1 स्कैन बोला, कोई मेरे को लेवल 2 स्कैन बोला, ये क्या होता है? देखिए, स्कैन यूजली हम लोग 3 तरह के करते हैं। लेवल 1 स्कैन यूजली हम लोग 6 से 9वें वीक में कर देते हैं। इसमें पता करते हैं कि बच्चे की हार्ट बीट क्या है, बच्चा बच्चेदानी में ही तो है ना, कहीं और तो नहीं है बच्चा, फेलोपियन ट्यूब में, ओवरी में, जिसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, वो सब तो नहीं है। तो ये बच्चे की हार्ट बीट, बच्चे की उम्र और बच्चा बच्चेदानी में है, इसके लिए किया जाता है। दूसरा स्कैन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन होता है, एंटी स्कैन जिसको बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी स्कैन बोलते हैं इसको हम लोग। तो ये होता है 11वें से 14वें हफ्ते में, मतलब 11-14 वीक में ये होता है। इससे हम लोग जेनेटिक बीमारियां जो होती हैं जैसे डाउन सिंड्रोम, उनका पता करते हैं। फिर एक स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, शायद सबसे इंपॉर्टेंट स्कैन होता है लेवल 2 स्कैन, जो 18वें से 22वें हफ्ते में होता है। 18 से 22वें हफ्ते में इसमें पता करते हैं कि बच्चे को कोई किडनी तो दिक्कत नहीं है, बच्चे का दिमाग ठीक से बढ़ रहा है ना, बच्चे की किडनी ठीक से बढ़ रही है, बच्चे का हार्ट ठीक से बढ़ रहा है ना, बच्चे का पैर ठीक से बढ़ रहा है ना, मतलब बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ और उस एज में, उस हफ्ते में जितनी ग्रोथ होनी चाहिए उतनी हो रही है कि नहीं हो रही है, ये पता करने के लिए होता है। और एक चौथा स्कैन होता है, यूजली नहीं कराते हैं, कभी कभी कराते हैं, ग्रोथ स्कैन। इससे बच्चे का वेट क्या है, बच्चा जो प्लेसेंटा, जो नाड़ी से जुड़ा होता है माता से, वो नाड़ी कहाँ है, वो नाड़ी अगर नीचे होती है तो वेजाइनल डिलीवरी, जो नॉर्मल डिलीवरी होती है, उसका वो कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। ये सब पता चलता है ग्रोथ स्कैन से। अब अगर बात करें कि हाई रिस्क, तो किन लोगों को ज़्यादा सतर्क होके अपना एंटीनेटल केयर कराना चाहिए। लेकिन ये बात तो कर रहे हैं हम लोग, मैं एक स्टोरी बताता हूँ। मैं 3 लोगों को अभी हाल फिलहाल में जानता हूँ, 2 लोगों का तो एग्जाम्पल जरूर दूंगा। एक वो जिन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसे ऐसे मेरे को परेशानी हो रही है प्रेगनेंसी में, मैं क्या करूँ। मैंने उनको तुरंत बोला कि आप गायनिक से अपना ANC कराओ, विजिट करो गायनिक को। डेली विजिट किया उन्होंने, हर हफ्ते महीने जो भी जांच होते थे वो कराए। एट लास्ट 9th मंथ के अराउंड, उनको डिलीवरी के टाइम के अराउंड, जब टर्म डिलीवरी थी, उसमें पता चला कि उनका जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कम है। जो पानी होता है बच्चेदानी में, बच्चे के लिए जो प्रोटेक्शन का काम करता है, वो कम है। तो एमनियोटिक फ्लूइड कम होने की वजह से और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती थी। लेकिन उसको, क्योंकि वो तुरंत हमेशा सहायता लेते थे गायनी की, तुरंत हमने इसी सेक्टर में कन्वर्ट करा, बच्चा नॉर्मल डिलीवर हुआ, बहुत अच्छा बच्चा हो गया। वहीं एक और थे जिन्होंने मेरे से बाद में कंसल्ट करा, वो, मुझे बहुत दुख होता है, वो आज परेशान है। वो इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल, बच्चा का कभी नीकू में, कभी ICU में, क्योंकि बच्चे को कुछ जेनेटिक लेवल में प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। कितने परेशान होते हैं मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या गरीब फैमिली के लोग। एक बोझ हो जाता है वो बच्चा, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन वो बोझ हो जाता है बच्चा पूरे परिवार के ऊपर। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाइए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चले जाइए, PSC चले जाइए। सरकार की इतनी सारी स्कीम है, पैसा क्यों खर्चा करना है, आपके पास नहीं है तो। लेकिन एक जांच जरूर कराइए, हफ्ते में, महीने में एक बार जाके, 1 महीने में एक बार कम से कम प्रेगनेंसी के दौरान जांच जरूर कराइए। तो मैं बात कर रहा था कि कौन हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। तो हाई रिस्क में तो एक है कि कोई जो माँ है, जो मदर है, वो 18 साल से कम उम्र की हो या फिर 35 साल से ज़्यादा उम्र की हो। ये दोनों एज में ये प्रेगनेंसी हाई रिस्क होती है। इसमें ज़्यादा सीरियसली इसको देखने की, इसको कंसर्न करने की जरूरत है। तो दूसरा है कि किसी माँ को डायबिटीज़ पहले से है, BP पहले से है, थायराइड की दिक्कत पहले से है, तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। जिनका पहले से कोई बच्चा गिर चुका है, बच्चे का लॉस हो चुका है, या कोई बच्चा जो पहले ऑपरेशन से हुआ है, वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। जिनका ट्विन प्रेगनेंसी हुई है, 2 बच्चे एक साथ हुए हैं या 3 बच्चे एक साथ हुए हैं, वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। जिनका पहले वाली डिलीवरी में बच्चे को कोई परेशानी हुई है, जो मेंटली कमजोर है या फिर कोई और बीमारी से ग्रसित है, वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। और इन सबको
और ज़्यादा अच्छी ANC मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। इतनी सब बातें तो कर ली हमने, क्या दिक्कतें होती हैं, क्या ज़रूरत है, क्या नहीं है, लेकिन इसमें मैं बात बताना चाहूँगा सरकार की भी। सरकार बहुत सारी योजनाएं भी चला रही है। तो इसमें एक है जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना में आप पहली बार अगर डिलीवरी के रजिस्टर कराने जाते हैं तो आपको 1,000 रुपये मिलते हैं। आप पहली रजिस्ट्री के बाद दूसरी विजिट पे जाते हैं तो आपको 2,000 रुपये मिलते हैं। और बार बार हर जैसे जैसे बताया गया वैसे आप चेकअप करा के जब उस हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी कराते हैं तो आपको 2,000 लेते के 5,000 रुपये मिलते हैं आपको। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना, ये एक स्कीम है जिसमें कि मुफ्त में हर महीने की 9 तारीख को सिर्फ जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनकी एंटीनेटल केयर की एग्जामिनेशन किया जाता है। मुफ्त है हर चीज़, दवाई, वैक्सीन, एडमिशन, स्पेशलिस्ट केयर, ऑपरेशन, सब कुछ इसमें मुफ्त है। तो इसीलिए मैं आगे इसमें बात करूंगा कि देखिए हमने बहुत डिटेल में हर चीज़ डिस्कस करा है, आप लोग जरूर इसको सुनिएगा, समझिएगा और अपनाइएगा भी। लेकिन सरकार की तरफ से भी, सबकी तरफ से हेल्प तो मिल रही है, लेकिन उसमें हमें भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। मैं एज अ डॉक्टर तो बात नहीं करूंगा इसमें, लेकिन दुख होता है जब कोई बच्चा ऐसे परेशान होकर, पूरी फैमिली परेशान होकर मेरे से बात करती है, हेल्प के लिए बोलती है, लेकिन कभी कभी मैं सच बताऊं तो बहुत देर हो गई रहती है। अब शायद वो रिवर्स नहीं हो पाता है, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करना चाहता हूँ। और मैं हर माँ, पिता और उनके घर वालों से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग जरूर ये जांच कराइए। आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो भी मेरे से कंसल्ट कीजिए। मैं आपको ऐसी जगह बताऊंगा जहां कम पैसे लगें या फिर ना लगें, ऐसी भी जगहें हैं। लेकिन आप लोग प्लीज ANC को, एंटीनेटल केयर को थोड़ा सीरियसली लीजिए। एक बच्चा जब स्वस्थ पैदा होता है ना तो पूरे समाज के लिए, परिवार के लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट होता है। लेकिन वही बच्चा जो बीमार, मेंटली रिटार्डेड, दिमाग से कमजोर, पैर हाथ में दिक्कत या और कोई बीमारी लेकर पैदा होता है तो एक समाज, परिवार और पूरे देश पे बोझ होता है, क्योंकि फिर वो कुछ सरकार, समाज को देने के बजाय समाज को उस पर अपना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो ये एज ए सोसाइटी भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। दूसरी बात एक और कहूँगा मैं, आज के डेट में भी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, प्रेगनेंसी के दौरान जो माताएं मर जाती हैं वो 1 लाख में 113 माताएं हैं। 113 महिलाएं ANC नहीं होने की वजह से 1 लाख में से मर रही हैं, और इसको कम किया जा सकता है। हमारी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है, इसको कम करें। तो मेरी आपसे यही उम्मीद है कि आप लोग इस पे एक्शन कीजिएगा। आप लोग आगे से कोई भी ऐसी प्रेगनेंसी हो, अपने घर में हो, रिश्तेदारी में हो, आसपास हो, उनको जागरूक कीजिएगा कि जरूर अपनी जांच कराएं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।